विमर्श पत्रकारिता हिंदी साहित्य में जो दलितों के विषय में बात करने का जब संघर्ष जारी हुआ तो पहले पत्रकारिता के माध्यम से शुरू हुआ, फिर साहित्य के माध्यम में आया। 1 जनवरी 1899 ईस्वी से महाराष्ट्र की या मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया। दलितों की समस्याओं को दिखाने के लिए ज्योतिबा फुले ने 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु पत्रिका से ही मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रिका की अगर शुरुआत हुई तो वह जनता नामक एक पत्र निकलता था, उससे शुरुआत मानी जाती है, जिसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका के संपादक थे और इसी से ही हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। बाद में इसमें परिवर्तन हुआ और 1956 में प्रबुद्ध भारत नाम, जो जनता नाम से प्रकाशित होती थी, उसी का नाम बदलकर प्रबुद्ध भारत नाम कर दिया गया और प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित होने लगी कौन? जनता पत्र। इसके भी संपादक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही थे। फिर आती है कि समकालीन हिंदी साहित्य में दलित विमर्श। हिंदी दलित विमर्श से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की जो आकांक्षाएं और अपार संभावनाएं जुड़ी, इसका एकमात्र कारण हिंदी की व्यापकता नहीं अपितु यहाँ बहुत बड़ा जो तबका है सदियों से प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार रहा है। अगर दलित की समस्याओं की बात की जाए तो दलित सदियों से दबे कुचले सहमे और इनका उत्पीड़न हुआ। इनकी जो अहम बातें थी, अस्मिता का जो दायित्व था, दायरा था, वह सब समाप्त हो गया था। एक पशुवत जीवन जीने को ये लोग मजबूर थे। कहने का भाव यह रहा कि दलितों की जो समस्या थी वो पशुवत जीवन से भी बद से बदतर थी। तत्कालीन समय और की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में दलितों की जो अवस्था थी बड़ी दयनीय और शोचनीय थी। अब शुरू होता है समकालीन हिंदी साहित्य में दलित विमर्श या हिंदी दलित विमर्श से जो सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षाएं और अपार संभावनाएं जुड़ी। इसका एकमात्र कारण रहा, जो कारण हिंदी की व्यापकता नहीं थी अपितु यहाँ बहुत बड़ा तबका प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार रहा। यह सच है कि यहाँ अस्मिता तथा समानता के लिए दलितों को व्यापक स्तर पर ठोस जमीनी आंदोलन लंबे समय तक नहीं मिल पाया। दलितों ने अपना जीवन सुधारने के लिए अगर चाहा होता कि हम आंदोलन करें, लेकिन इस आंदोलन को एक ठोस रूप नहीं मिल पाया जो सदियों से चला आया। और लेकिन पिछले 1.5-2 दशक से हिंदी में दलित लेखकों और चिंतकों की वैचारिक और रचनात्मक सक्रियता ने इस उम्मीद को बढ़ा दिया। कहने का भाव यह रहा कि जो दलित की अवस्थाएं थी पूर्व समय में, उस समय ये लोग अगर चाह कर भी अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करते तो वो सुधर नहीं रही थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति आते आते धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होते होते जब इनके शिक्षा की परंपरा बढ़ी और ज्ञान के माध्यम से इन्होंने जब अपने अधिकार को जाना, तो इसमें दलित लेखकों और जो चिंतक थे उनकी वैचारिक रचनात्मक सक्रियता ने इनकी उम्मीदों को और बढ़ा दिया। मतलब अंधेरे में एक चिराग का काम कर दिया, जो पूर्व स्थिति में चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। आज यह अपेक्षा की जा रही है कि दलित विमर्श राष्ट्रीय स्वरूप का आकार प्राप्त करेगा। दलित जो चिंतन है वो राष्ट्रीय स्वरूप का आकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन, संघर्ष और दृष्टि को आधार बनाकर बहुआयामी आकार लेता हुआ समकालीन दलित विमर्श वह आज कहाँ है? जिसका सपना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने देखा, महात्मा ज्योतिबा फुले ने देखा और उनकी पत्नी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने जो दलित स्त्रियों को पढ़ाने के लिए जो तत्परता दिखाई, आज भी वह बहुत पीछे है। तो जो
जिनके इन चिंतन का आधार रहा है, जो डॉक्टर अंबेडकर का चिंतन रहा है, वो वर्तमान की दृष्टि में तो बहुत आयामी रूप ले लेना चाहिए था। इसको लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी दलित समाज कहाँ खड़ा है, यह सोचने वाली बात है। जितना इसका उत्थान होना चाहिए था उतना उत्थान नहीं हुआ। वर्तमान की परिस्थितियाँ और भी दयनीय होती चली जा रही हैं। उसमें बाबा साहब के सपनों को साकार करने की जितनी उत्कंठा है, कैसी प्रतिबद्धता है, कितनी दृढ़ता है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दलित विमर्श आखिर है क्या? दलित विमर्श है क्या? क्या यह सवाल जान लेना हमें ज़रूरी है? अगर हम कहें कि यह सवाल जितना आसान है उसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। कारण ज्यों ही हम किसी लेखक के साहित्य को दलित साहित्य कहना शुरू करते हैं, उसकी खास संरचनाएं आकार ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। उसकी खास संरचनाएं आकार ग्रहण करना शुरू कर देती हैं। कहने का भाव ये रहा, ओ का जाने पीर पराई, जिक्रे पाँव फटी न बेवाई। तो जो दलित की स्थिति है, जो दलित समुदाय की स्थिति है, उसको एक दलित ही बता सकता है। एक दलित कुनबे से निकला हुआ साहित्यकार ही अपनी मार्मिक व्यथा का चित्रण कर सकता है, जो भुक्तभोगी हुआ हो। अब जैसे यहाँ अगर उदाहरण दिया जाए कि कभी गरीबी रेखा पे बात होती है, जब गरीबी रेखा पे बात शुरू होती है तो संसद में बैठे अमीर सांसद एसी में बैठ के उसका फैसला करते हैं। एसी में ही बैठकर किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारण करते हैं। लेकिन उस गन्ने को उगाने में जो परिस्थितियां आई, जो संघर्ष करना पड़ा, जितनी मेहनत लगी, उनको एसी के कमरे में बैठ के इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ठीक उसी तरह अगर दलित के अलावा कोई अन्य व्यक्ति इनके बारे में चिंतन लिखता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वह अन्यायपूर्ण लिखेगा। इनकी परिस्थितियों जो हो रही हैं इनके साथ, उसको छिपाने के लिए। तो दलित समुदाय का व्यक्ति ही अगर दलित की व्यथा का मार्मिक चित्रण करे तो ज़्यादा न्यायपूर्ण संगत होगा। तो दलित से संबंधित सभी चीज़ें दलित हैं। दलित से संबंधित जो सभी चीज़ें हों, क्या वो दलित हैं? अथवा दलित द्वारा रचित या व्यवहारित संरचनाएं एवं संकेत दलित विमर्श हैं। कुछ ऐसे ही सवाल और संदर्भ हैं जिनसे दलित साहित्य के विचारकों के बराबर टकराना पड़ता है। अब यहाँ अपवाद भी मिलता है कि बाबा नागार्जुन जैसे कवि या प्रगतिवादी कवि जो जनमानस के कवि थे, संपूर्ण समाज के कवि थे, समाज का हित देखते थे, भले ही वैद्यनाथ मिश्र उनका नाम रहा हो, लेकिन उनकी जो मानवीय परिस्थितियां थी मानवता के ऊपर थी। तो उन्होंने दलितों के उत्थान के बारे में काफ़ी लिखा और प्रयास भी किया, लेकिन आलोचना करने वाले इनके साथ न्यायपूर्ण निर्णय नहीं करते कि ये दलित नहीं हैं तो दलितों का विवेचन इतना बढ़िया नहीं कर सकते। बस नज़रिए की बात है। अस्मिता आदर्श एक पुस्तक है, उसमें बाबूराव बागुल ने दलित की परिभाषा देते हुए कहा था कि दलित वह है जो वर्ण व्यवस्था और तज्जनित मानसिकता को ध्वस्त करना चाहता है। दलित वह है जो वर्ण व्यवस्था और तज्जनित मानसिकता को ध्वस्त करना चाहता है। वह विश्व और जीवन को नए रूप में ढालना चाहता है। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ण व्यवस्था में कमियां थीं, जिनको शूद्र कह के अपमानित किया गया, जिनको कोई अधिकार नहीं दिया गया, न शिक्षा का अधिकार, न रोजगार का अधिकार, न जीवन का अधिकार, कोई अधिकार ही नहीं था। जिस वर्ण व्यवस्था में वो दबे कुचले थे, जिन्हें पानी छूने का भी अधिकार नहीं था, कुएं पर जाने का अधिकार नहीं था, उस वर्ण व्यवस्था को ये हमेशा के लिए उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तज्जनित मानसिकता जो लोगों द्वारा उन्हें त्याग दिया गया, उस मानसिकता को ख़त्म करना चाहते हैं और विश्व के पटल पर एक नए जीवन का आरंभ करना चाहते हैं, नए जीवन में ढालना चाहते हैं। दलित नाम ये जो व्यवस्थाएं हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, उसको नस्तो नाबूद करना चाहते हैं, उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। हिंदी के अधिकांश दलित लेखकों ने अपने रचनात्मक लेख में जन्म एवं जात के कारण से हो रहे शोषण और दमन या उत्पीड़न
को केंद्रीय आधार बनाते हुए दलित समाज की इन्हीं दुखों से मुक्ति की परिकल्पना की थी। दलित समाज के अधिकांश लेखकों ने जो रचनात्मक लेख लिखे, कहीं ना कहीं उनके जन्म के बारे में, उनकी जात के बारे में लेकर इनका शोषण हुआ, उनका दमन हुआ, उत्पीड़न किया गया इनके साथ। और इसी को केंद्रीय आधार बनाकर दलितों ने समाज के इन्हीं दुखों से मुक्ति की परिकल्पना की थी। सर्वप्रथम पटना के दलित, सबसे पहले पटना के एक दलित थे जिन्हें कवि हीरा डोम कहा जाता था। कवि हीरा डोम, जिनकी एक बहुत चर्चित कविता है अछूत की समस्या। शीर्षक 1914 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में, और सितंबर के अंक में यह प्रकाशित हुई। वस्तुतः यह एक जीवट का कार्य था। इसको प्रकाशित करने, एक दलित की समस्याओं को उजागर करना, वो भी सरस्वती पत्रिका में, यह जीवट का कार्य था। जीवट का मतलब होता है संघर्षमय जीवन। एक बहुत संघर्ष का काम था, वो वीरतापूर्वक काम था, जो वर्तमान के समाज से जो कट्टरवादिता चल रही, जो रूढ़पंथियाँ चल रही, उन रूढ़पंथियों के विरुद्ध जाकर एक नया कार्य कर देना। तो इसका श्रेय जाता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्होंने कर दिखाया। इनके साहस को सलाम है कि सरस्वती पत्रिका में इन्होंने अछूत की समस्या को छापा, और रचना भोजपुरी में है। रचना जो अछूत की समस्या है, जिसको हीरा डोम ने लिखा है, वह रचना भोजपुरी में है। इस कविता में हीरा डोम ने उन पादरियों की आलोचना की है, उन पादरियों की आलोचना की जो धर्म छोड़ देने की शर्त पर अछूतों की दशा सुधारने का वादा करते हैं। पादरी मतलब जो क्रिश्चियंस हैं, वो आए यहाँ दलितों का, शूद्रों का, या जो पिछड़े थे उनका धर्म परिवर्तन करना चाहा। और उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर इनका ये हमारा धर्म छोड़ देंगे, जिस धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में या किसी धर्म में, इस धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं, तो हम इनकी दशा को सुधार देंगे। कैसे सुधरेगी दशा, उसी का वर्णन जो है भोजपुरी भाषा में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अछूत की समस्या शीर्षक से हीरा डोम ने किया था। दीनबंधु भगवान कहाँ है कि शायद तुम भी मुझे डोम जानकर छूने से डरते हो। वह भगवान कहाँ है कि तुम मुझे एक डोम, एक लाश फूकने वाला या मरघट पे रहने वाले व्यक्ति समझकर मुझे छूने से डर रहे हो। डॉक्टर रामविलास शर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तक लिखी है मिलकर, हिंदी नवजागरण पृष्ठ संख्या 359 पर यह वर्णित है कि दीनबंधु भगवान कहाँ हैं, शायद तुम भी मुझको डोम जानकर छूने से डरते हो। अस्पृश्यता का इतना बड़ा प्रभाव है। आज हिंदी में जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्वयं दलितों द्वारा ही रचा जा रहा है। हिंदी के इधर जिन दलितों या लेखकों के पास अपनी पहचान बनाई, जिन लेखकों ने अपनी पहचान बनाई, उन लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहनदास नैमिरास्य, जयप्रकाश करदम, स्वराज्य सिंह बेचैन, कौशल्या वैसंत्री, सूरजपाल चौहान, कमल भारती, सोहनपाल सुमनाक्षर, कुसुम वियोगी, माता प्रसाद, प्रहलाद चंद्रहास, बिहारी लाल, रजनी तिलक, रजत रानी मीनू, रतन पासी, राम लखन पाल, शरद कोसस, लालचंद राही, राज वाल्मीकि या D.R. जाटव जैसे कई रचनाकार हैं जिनकी कहानियाँ, कविता, आत्मकथा, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, आलोचना विविध रूप में लिखे जा रहे हैं। अर्थात इन लेखकों ने अपने लेख के माध्यम से एक क्रांतिकारी का काम किया है। जो समाज में बदलाव होना चाहिए उस पर पूरी तरह बात की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अब हमारा दलित विमर्श से अगला वीडियो इसी वीडियो के बाद रहेगा। कृपया देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दलित विमर्श एवं कविताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।